बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 2025 का फेडरल बोर्ड में, वो उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 तक कर लिया था। तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 क्या है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 लिखा है, और पार्ट 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले भी आप लोगों को बताया है कि अब जो चॉइस होगी आपके एनुअल एग्जाम में वो हर पार्ट के साथ गिवन होगी। यानी जैसे आपके सामने मैंने पार्ट 11 लिखा है, तो पार्ट 11 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो पार्ट 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर when 5 power 99 is divisible by 13। यानी आपने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है। कब? जब 5 पावर 99 को 13 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये बताना है। लेकिन क्या यूज करना है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर क्या होता है स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं, जैसे मैं लेट्स सपोज अगर 6 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो 4 1 4, तो रिमाइंडर इसमें क्या होता है? 2 आता है। तो ये एक सिंपल डिवीजन मैंने आपके सामने की है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 5 पावर 99 को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है हमने। लेकिन याद रखें कि यहां पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो यहां पर साइड पे मैं बाइनोमियल थ्योरम लिख लेता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। आपने अपनी बुक में यूनिट 7 में पढ़ा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम। लेट्स सपोज a प्लस बी होल पावर n है, तो ये किसके इक्वल होता है? n a पावर n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1, यानी इसको एक्सपेंड करना है, इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू a पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है? b पावर n के इक्वल होती है। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट इस बाइनोमियल थ्योरम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लेट्स सपोज a प्लस बी होल पावर n है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म a पावर n है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 को हम n कॉम्बिनेशन 0 भी लिख सकते हैं। तो याद रखें जब n की कॉम्बिनेशन लेंगे 0 के साथ तो वो किसके इक्वल आएगी? वो 1 के इक्वल आएगी। इसी तरीके से सेकंड टर्म में क्या है? a पावर n माइनस 1 इंटू बी में कोफिशिएंट क्या है? n है। तो इसको n को हम n कॉम्बिनेशन 1 भी लिख सकते हैं, और a पावर n माइनस 1 b एज इट इज आएगा। इसी तरीके से n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को आप n कॉम्बिनेशन 2 भी लिख सकते हैं, और a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म b पावर n है, तो b पावर n में
यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को आप n कॉम्बिनेशन n भी लिख सकते हैं। तो दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम है। हमने इसका यूज करते हुए क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि हमने किस चीज का रिमाइंडर फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 5 पावर 99 को डिवाइड करें किससे, 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। यानी हमने ये बताना है कि अगर 5 पावर 99 को 13 से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या होता है कि हमने इनिशियली क्या करना है, 5 पावर 99 को 13 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसलिए हम 5 पावर 99 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे। अब जरा मैं 5 पावर 99 को 5 पावर 3 होल पावर 33 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज आएगा। यानी मैंने जो पावर है उसको रिड्यूस किया है। यानी हमें पता है कि बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। तो इट मींस कि ये 5 पावर 99 ही होगा। और 5 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 125 के इक्वल होता है। होल पावर 33 डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये जो 125 है इसको स्प्लिट करना है, यानी स्प्लिट करना है, दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 125 को 2 टर्म्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एक टर्म जो है वो मल्टीपल ऑफ 13 हो। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा 125 को, इसमें हमने क्या करना है, स्प्लिट 125 इनटू 2 टर्म्स। यानी 125 को क्या करना है, 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। किस तरीके से करना है कि सच दैट कि one term should be multiple of 13। यानी डिनोमिनेटर में क्या है, आपके पास 13 है, तो इस 125 को आपने दो टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखना है। और इस तरीके से लिखना है कि एक टर्म जो है वो 13 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो लेट्स सपोज मैं इसको लिखता हूं 117 प्लस 8 लिखता हूं। तो 117 प्लस 8 करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 125 के इक्वल आता है। और ये जो फर्स्ट टर्म है 117, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 13। यानी ये जो आपके पास होगी मल्टीपल ऑफ 13 होगी। जैसे अगर आप 13 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 117 आता है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, 2 के लिए गया, 9 1 9 प्लस 2 11। तो इट मींस के 117 आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 13 है। तो इस तरीके से हम जो 125 है इनको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट क्यों करेंगे इनको, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि यूज बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम को यूज करने के लिए आपके पास दो टर्म्स के सम का पावर यानी इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए a प्लस बी होल पावर n की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, 125 को 2 नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखा, जिसमें एक नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 13 यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल रखना है। अब हम स्टूडेंट जी जो नोमिनेटर में 117 प्लस 18 होल पावर 33 है, इसको स्प्लिट करेंगे, यानी इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यानी बाइनोमियल थ्योरम के जरिए यूज करें तो ये फर्स्ट टर्म में a पावर n है यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि n आपके पास क्या है, यहाँ पर n आपके पास 33 है और a आपके पास क्या है 117 है और b क्या है यहाँ पर 8 है। इसको कंपेयर करें इसके साथ तो a प्लस बी होल पावर n किसके इक्वल होता है, n कॉम्बिनेशन 0 a पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस सो ऑन। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो n हमारे पास क्या है 33 है
और ये आपके पास 33 है और इनटू ए पावर एन है, तो ए पावर एन, ए आपके पास क्या है 117 है, तो 117 पावर 33 आएगा क्योंकि एन 13 है। प्लस सेकंड टर्म आपके पास बनेगी एन कॉम्बिनेशन 1 ए पावर एन माइनस 2 है, तो ए आपके पास क्या है 117 है, तो 117 पावर 33 माइनस 1 करेंगे, 33 माइनस 1 करेंगे 32 इंटू बी है, तो बी आपके पास क्या है 8 के इक्वल है। इसी तरीके से n कॉम्बिनेशन 2 आएगा, a पावर n माइनस 2 है थर्ड टर्म, और a की जगह हमारे पास 117 पावर 33 माइनस 2 करेंगे तो 31 इंटू बी स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर आएगा। प्लस इसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी n कॉम्बिनेशन 3, a पावर n माइनस 3 होगा तो 117 पावर n क्या है 33 माइनस 3 करेंगे तो 30 इंटू a है यानी b है, तो b आपके पास यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, b आपके पास क्या है 8 है तो 8 क्यूब होगा, प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म होती है स्टूडेंट वो n कॉम्बिनेशन n होती है, तो इधर n हमारे पास क्या है 33 है इंटू बी पावर n होती है, तो हम इसको जरा मिटा देते हैं, यानी लास्ट टर्म 33 कॉम्बिनेशन 33 इंटू बी पावर 33 आएगा, तो 8 पावर 33 आ जाएगा, तो दैट इज द एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ 117 प्लस 8 की आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पर हमने चूंकि यहां पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 13 है, तो इसका मतलब है 33 है 13 है सॉरी। अब यहां पे देखें कि फर्स्ट टर्म जो है ये बन रही है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है वो ये वाली है। लास्ट टर्म के अलावा बाकी सब टर्म जो होती है वो 13 पे डिवाइड होती है। क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि फर्स्ट टर्म में देखें क्या आ रहा है 117 आ रहा है, तो 117 जो है वो 13 जो है से डिवाइड होता है, क्योंकि 117 जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 13 है, तो इट मींस कि फर्स्ट टर्म जो है वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में भी 117 वाली टर्म आ रही है, तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म भी 13 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से थर्ड टर्म में भी 117 वाली टर्म आ रही है, तो इसका मतलब है कि थर्ड टर्म भी 13 से डिवाइड होगी। लेकिन जो लास्ट टर्म है इसमें 117 नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि लास्ट टर्म जो है वो क्या होगी, वो 13 से डिवाइड नहीं होगी, तो इट मींस कि जो लास्ट टर्म होगी which is not multiple of 13, that is the remainder of 5 power 99 divided by 13। तो हम लिख सकते हैं कि as each term is divided by 13, ठीक है ना, because क्यों, because each term contain 117 which is the multiple of 13, यानी 117 जो है वो मल्टीपल ऑफ 13 है। 13 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे मेरे पास 117 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 13 करता हूं, तो ये 13 9 जर क्या आ जाएगा 117, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 117 को रख के इधर लेट्स सपोज मैं 99 रखता हूं, तो ये फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर 117 हट जाता है, जस्ट सिर्फ 8 पावर 33 आ जाता है। अब इसको 13 से डिवाइड करें तो ये 13 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि इधर 13 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि as each term is divided by 13 because each term contain 117 except last term,
यानी सिर्फ लास्ट टर्म के अलावा हर टर्म में जो है वो 13 का मल्टीपल मौजूद है 117 की शेप में। तो लास्ट टर्म विल बी रिमाइंडर, यानी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो इसका मतलब है कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 33 कॉम्बिनेशन 33 इंटू 8 पावर 33 है। तो 33 की कॉम्बिनेशन ले लें वह 33 के साथ, यानी कि आप कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 33 कॉम्बिनेशन 33, या इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन को लिखने का एक अंदाज है। और जब आप 33 की कॉम्बिनेशन 33 के साथ लेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो वो 1 के इक्वल आएगी। तो 8 पावर 33 एज इट इज आएगा। तो इट मींस कि जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 पावर 33 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब पार्ट 11 का सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्यूबिकल पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। स्टूडेंट आपके सामने एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और आपसे क्या कह रहा है कि इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करें, यानी इसके रूट्स वो नंबर होंगे जिनको अगर इसमें मैं x की जगह इसको पुट करूं तो ये सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी p ऑफ x जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है। स्टूडेंट इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल के रूट्स वो नंबर कहलाएंगे जिनको x की जगह अगर पुट करें तो ये सारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो देन such values of x which for which p of x will be 0 are called roots of the equation। और इसके रूट्स फाइंड करने के लिए आपने फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये आप जरा पहले चेक करें। बाज क्यूबिकल पॉलिनोमियल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनका रूट्स फाइंड करने के लिए हम फिर फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम के जरिए हम इजीली इसके रूट्स फाइंड करते हैं। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म के साथ तो वो क्या आ जाएगा, -9 आएगा। यानी अब -9 के फैक्टर्स हम बनाते हैं। तो -9 के फैक्टर्स आप -9 अगर हम बनाएं तो ये क्या क्या होंगे, +-1 होंगे, +-3 और +-9 होगा। और इसके अलावा कोई -9 के फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स है। इन फैक्टर में से जो कोई से भी 3 फैक्टर जो होंगे वो इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, लेकिन अंदाजा हो जाता है। जैसे लेट्स सपोज मैं x 1 के इक्वल ले लेता हूं। फर्स्ट फैक्टर है +-1 है तो मैं x1 चूज करूं तो p ऑफ 1 क्या 1 के लिए 0 होता है। x इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ x क्या 0 होता है, ये चेक करेंगे। तो ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो 3 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 3 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये -16 के इक्वल आएगा। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट ऑफ p ऑफ x। ये p ऑफ x का रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर x इज इक्वल टू 1 p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हम जरा दूसरा फैक्टर चूज करते हैं। x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आता है। तो हम जरा x की जगह इसमें -1 पुट करते हैं। तो 3x क्यूब है तो -1 का क्यूब आएगा। -5 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 आएगा, x की जगह -3 तो ये -3 आ जाएगा। और
5 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +11 आएगा, -3 आ जाएगा। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो -3 -3 -6 -5 -11 +11 आएगा, तो दैट विल बी 0। दिस एम्प्लाइज दैट कि जब x की जगह हमने -1 पुट किया तो p ऑफ x 0 के इक्वल आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ p ऑफ x होगा, तो ये एक रूट हो जाएगा आपके पास। और याद रखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो तो उसके टोटल 3 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके 2 रूट्स होते हैं, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। क्यूबिकल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी जो x की हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3x³ -5x² -11x -3 में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है, तो दैट इज क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो फिर उसके रूट्स भी 3 होंगे, तो इसका मतलब है कि हमने एक रूट फाइंड कर लिया है x इज इक्वल टू -1, तो बाकी दोनों रूट्स हमने क्या करने हैं, इसके फाइंड करने। तो आइए देखते हैं कि बाकी दोनों रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो बाकी दोनों रूट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां से +3 और -3 लेके भी पुट करके चेक कर सकते हैं क्या ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक और मेथड भी है, वो क्या है जरा देखते हैं। आइए, वो मेथड ये है कि आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके भी बाकी दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं, या x की जगह +3 -3 पुट करके भी कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। यहां पर हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x है वो लिखेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, और x का कोफिशिएंट क्या है, -11 है। जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म वो क्या है, -3 है, और जो फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया वो क्या है, -1 है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 3 को हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 होगा, और इसके प्रोडक्ट को -5 के नीचे लिखेंगे। अब -5 और -3 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब -8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू -1 किसके इक्वल आएगा, +8 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि दैट इज 8, और इन दोनों के प्रोडक्ट को -11 के नीचे लिखेंगे। -11 +8 क्या होगा, -3 होगा। अब इस -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, तो -3 इंटू -1 क्या होगा, +3। इसको -3 के नीचे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे -3 +3 को, तो दैट विल बी 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो होगा, ये आपके पास अगर ये 0 हुआ तो फिर ये रूट होगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है, डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल लिखना है। डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल क्या होगा कि हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करना है। ये जो आपके पास होंगे ये डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे, यानी 3 -8 -3। तो इनको मैं अगर लिखूं तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से 1 कम होगी। जैसे गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 3 थी, तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल की डिग्री स्क्वायर होगी, और ये वाला जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। इसी तरीके से ये -8x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। तो ये डिप्रेस्ड आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टर बना के क्या कर सकते हैं, इसको रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर अगर बनाए तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 3x² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9x² होता है। तो ये 3x² -9x प्लस x और -3 आ जाएगा। मिड टर्म को ब्रेक किया तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, 3x, तो ये x -3 3 9, और यहां पर x -3 कॉमन आएगा, तो यहां से 3x + 1 आएगा और x -3 आ जाएगा। अब हमने रूट फाइंड करने हैं, तो टू फाइंड द रूट हम इन दोनों फैक्टर्स को, यानी 3x + 1 को भी 0 रखेंगे
और x माइनस 3 को भी किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और यहां से 3x इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1/3। तो इट मींस के इस पॉलिनोमियल के 3 रूट्स हुए। फर्स्ट रूट हमने फाइंड किया दैट इज x इज इक्वल टू -1, सेकंड रूट हुआ x इज इक्वल टू 3 और थर्ड रूट हुआ x इज इक्वल टू -1/3। तो दैट आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इनको याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पार्ट 12 का सेक्शन बी का। इफ मैट्रिक्स A is equal to x 0 y and 1 then show that A power n is equal to x power n। 0 फर्स्ट रो है and second row is y into x power n minus 1 divided by x minus 1 and second entry है second row की 1 है। हमें स्टूडेंट यहाँ पर एक मैट्रिक्स A गिवन है और इस मैट्रिक्स A को लेके हमने इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है, यानी जो A पावर n है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो गिवन है, इसको लेना है हमने। तो A को अगर मैं A के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी जो A स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, A इंटू A के इक्वल होगा। यानी मैट्रिक्स A को अगर मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह की फॉर्म बनती है। मैट्रिक्स A आपके सामने लिखी हुई है x0 y1 सेकंड रो है। हमने मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो x0 y1 लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये A स्क्वायर है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, x है और फर्स्ट इधर सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री क्या है x। x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर होगा प्लस अब सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y के साथ। तो 0 इंटू वाई 0 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x स्क्वायर ही होगा। अब फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री लिखने के लिए आपने क्या करना होता है कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इंटू 0 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट एंट्री के साथ, फिर प्लस करके 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास ऑब्वियसली x इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस के इन दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो सेकंड एंट्री है वो क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब हमने सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री लिखनी है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री लिखने के लिए आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने y इंटू एक्स, y को किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ, और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y के साथ। तो 1 इंटू वाई क्या होगा, y होगा। इसी तरीके से सेकंड रो की सेकंड एंट्री लिखने के लिए हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो y इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 होता है। तो हमने इसको यहां पर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये आपके पास a स्क्वायर आ गया। तो 0 प्लस 1 ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट जरा हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके या अगर आप कहते हैं तो मैं a क्यूब भी फाइंड कर लेता हूं, फिर आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि क्या इस फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं। a क्यूब का क्या मतलब होता है, a क्यूब मींस के a स्क्वायर को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर 0 और यहाँ पे yx प्लस y है, तो इन दोनों में y अगर कॉमन ले लें तो ये x प्लस 1 होगा और 1 लिखेंगे।
और इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए क्या है, मैट्रिक्स ए है, x0 y1 है। तो हमने इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा, प्लस 0 इंटू वाई 0 होगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल आएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये y x यानी y इंटू एक्स प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करके 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास यहां पर ये जो फॉर्म बन गई है, ये क्या फॉर्म बन गई है, इसमें अगर मैं इन दोनों में अगर मैं y को कॉमन ले लूं, यानी ये x क्यूब 0 और इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया जाए y, तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। अब स्टूडेंट जरा हमने यहां पर इसको मजीद इसी तरीके से हम अगर a क्यूब को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 आएगा। लेकिन हमने ये बनाना है कि a पावर n ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने जरा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है। यहां पे देखिए कि a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, यानी जो मैट्रिक्स a स्क्वायर है वो इक्वल है x0 x स्क्वायर 0 yx प्लस y1 इंटू 1 है। तो इधर में yx प्लस y में अगर y को कॉमन ले लिया जाए इसमें, तो ये क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं x क्यूब को इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है x पावर n है, तो यानी a क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, a क्यूब में a पावर n की जगह क्या है, a क्यूब है, तो n की जगह क्या है आपके पास 3 है। तो इधर फर्स्ट रो की फर्स्ट टर्म x पावर 3 है, जैसे यहाँ पर x पावर n है तो वो भी पूरी हो रही है। सेकंड एंट्री 0 है तो यहां भी 0 है, लेकिन फर्क किस में आ रहा है, और जो थर्ड एंट्री है वो 1 है, तो यहाँ पे भी वो थर्ड एंट्री सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 है। तो इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये भी 1 है। तो सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, इस एंट्री में डिफरेंस आ रहा है। ये आपके पास y इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 में है। तो इसको हमने जरा एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे बनाएगा, यानी जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो वाली फॉर्म बनानी है। उसके लिए देखें मेरे पास a स्क्वायर ये इसके इक्वल आ रहा है, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं, इस एंट्री के साथ प्रॉब्लम है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 और से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस एंट्री को और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आपने जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया x माइनस 1 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये 0 भी एज इट इज आएगा, y एज इट इज आएगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को बाय द फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इसके लिए आपने इस तरीके से इसको क्या करना है, राइट करना है। तो अब जैसे आपके पास ये एंट्री वैसे ही रहेगी। अब a स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर 0, अब a स्क्वायर की इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, तो n की जगह आपके पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में x पावर n है तो फर्स्ट रो में एक्स स्क्वायर है, सेकंड रो में 0 है, और थर्ड रो में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को इस एंट्री के साथ कंपेयर करें तो n की जगह 2 है, तो इधर x पावर n है तो n की जगह जहां भी 2 है। तो इट मींस कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने खुद बनाना है कि इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब 0, ये y इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो आपने ये खुद ही कोशिश करनी है कि इसको थर्ड एंट्री को बनाना है। तो हिंस प्रूफ दैट जिस तरीके से अगर मैं a4 फाइंड करूंगा तो a4 किसके इक्वल होगी, a4 इक्वल होगी, उसमें फर्स्ट रो सेम इसी तरह रहेगी, x पावर 4 0, ये y इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 आएगा,
ये 1 आएगा। तो हिंस प्रूफ दैट a पावर n किसके इक्वल आएगा, x पावर n 0 y इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड 1 आएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। अब आपके सामने जहां पर पार्ट 12 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने लिखा है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 12 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 7 पावर 2n plus 7 is divisible by 8 for all positive integral value of n। स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है कि जहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि 7 पावर 2n प्लस 7 जो है वो 8 से डिवाइड किया जा सकता है, और किन वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए 7 पावर 2n प्लस 7 जो होगा वो डिविजिबल होगा बाय 8 से। ये हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने अपनी बुक में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि किसी भी फार्मूले की हम वैलिडिटी चेक करने के लिए कि वो जो फार्मूला है वो गिवन वैल्यूज के लिए ट्रू है या नहीं है, ये साबित करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में टोटल जो स्टेप्स होते हैं वो आपके पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं क्या फॉर n इज इक्वल टू जो लोवेस्ट वैल्यू है n की, उसके लिए गिवन फार्मूला ट्रू है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में अब यहां पे देखें कि आपने किन वैल्यूज के लिए ये चेक करना है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें n कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो यानी 1 से ऑनवर्ड जितने भी इंटीजर्स हैं दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें जो लोवेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है हम ये चेक करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 हमारे पास ये होगा कि हमने ये चेक करना है स्टेप 1 में कि फॉर n इज इक्वल टू 1 आइदर गिवन फार्मूला इज ट्रू और नॉट। यानी जो n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन फार्मूला जो है या वो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है, इज ट्रू और नॉट। अगर ट्रू हो जाए यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 को हम स्टूडेंट इंडक्टिव स्टेप भी कहते हैं। ये हमारा सपोजिशन वाला स्टेप भी होता है, यानी हम सपोज करते हैं स्टेप 2 में, जिसको हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं कि हम ये सपोज करते हैं यानी अज्यूम कर लेते हैं, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी k कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। Suppose for n is equal to k, the given statement is true. The given statement is true, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी k कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। k लेट्स सपोज 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। अब हम स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 को हम स्टेप 2 के जरिए से इसको साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। यानी स्टेप 2 के जरिए से हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि आइदर फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यानी जैसे स्टेप 2 में हमने n क्या लिया था, k लिया था,
तो हम चेक करेंगे कि k+1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। अगर k+1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर हम कहेंगे कि फॉर ऑल n, यानी तमाम n के लिए जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो फिर ट्रू होगी। फॉर n इज इक्वल टू k+1, आइदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, आइदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो गिवन स्टेटमेंट यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो लेता हूं लेट्स सपोज 19 देता हूं और मैं फर्ज करता हूं 19 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब मैं चेक करता हूं कि क्या 19+1 क्या होगा 20th टर्म जो है उसके लिए भी ट्रू है कि नहीं है। अगर 20th टर्म के लिए भी ट्रू होगी तो फिर हम कहेंगे कि वो उस तमाम टर्म्स के लिए, तमाम नंबर्स के लिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो ट्रू होगी। अब हमारे पास जहां पे गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट जो है वो ये है कि 7 पावर 2n + 7 इज डिविजिबल बाय 8। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने चेक करना है तो वो क्या है, वो ये है कि 7 पावर 2n + 7 इज डिविजिबल बाय 8 है। यानी ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये 8 से डिवाइड की जा सकती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। यानी यहां पर n को कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसका मतलब यह है। अब हमने इसको चेक करना है तो उसके लिए स्टेप 1 लेना है। तो स्टेप 1 में हमने क्या लेना है, फॉर n इज इक्वल टू 1 चेक करना है क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। तो हम जरा n की जगह 1 पुट करके चेक करते हैं। तो ये 7 पावर 2n है तो 2 into 1 होगा, प्लस 7 होगा तो 7 पावर 2 होगा, प्लस 7 7 7 49 प्लस 7 तो 9 + 7 16, 1 के लिए 56। तो हमारे पास n की जगह हमने 1 पुट किया गिवन स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 56 आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या 56 जो है वो डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है। तो आइदर 56 क्या डिविजिबल बाय 8 है, यानी 56 को अगर 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 8 7 56 होता है, यानी 8 7 56 होता है। तो यस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी ये जो 56 जो है वो डिविजिबल है बाय 8, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब हमने स्टूडेंट स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 कौन सा स्टेप होगा, इंडक्टिव स्टेप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या सपोज करना है, हमने ये अज्यूम करना है, ये सपोज करना है, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये जो n इज इक्वल टू k के लिए हम फर्ज कर लेते हैं जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है। तो जरा सा गिवन स्टेटमेंट चेक करते हैं। व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज दैट 7 पावर 2n + 7 इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें ये होगा कि अगर मैं n की जगह क्या ले लेता हूं, k लेता हूं, तो 7 पावर 2k + 7 इज डिविजिबल बाय 8 होगा, यानी ये हमारी सपोजिशन हो गई। यानी हमने n की जगह k लेके ये सपोज कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये अज्यूम कर लिया है कि 7 पावर 2k + 7 इज डिविजिबल बाय 8 है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 8 से डिवाइड हो सकती है। अगर ये 8 से डिवाइड हो सकती है तो फिर इसमें अगर मैं 7 पावर 2k + 7 के अगर फैक्टर बनाऊं तो फिर उसमें एक फैक्टर लाजमी तौर पर 8 होना चाहिए। जैसे हमारे पास देखें कि हमने यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है 56 आ गया। 56 को हम कह सकते हैं कि 56 जो है वो इस डिविजिबल बाय 8 है, यानी
8 जो है वो 56 को डिवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर 56 के फैक्टर बनाओ तो उसमें एक फैक्टर क्या आता है? 8 लाजमी तौर पर आता है। तो इसका मतलब है कि 8 56 को तब डिवाइड करेगा जब 56 के फैक्टर बनाए तो उसमें 8 लाजमी तौर पर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये सपोजिशन है कि 7 पावर 2 के प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8 है, तो देन हम कह सकते हैं कि 7 पावर 2 के प्लस 7 के दो फैक्टर बनाए तो दोनों में से एक फैक्टर तो 8 होगा, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। लेट्स सपोज सेकंड फैक्टर को हम यहां पर क्यों कह देते हैं, जैसे 56 के दो फैक्टर हैं, दोनों में से एक क्या है? 8 है। सेकंड जारी बात है आपको मालूम है 7 है। अगर 7 मालूम ना हो तो इसकी जगह आप क्या लिख देते? क्यू लिख दे, तो ये फाइंड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 7 पावर 2 के प्लस 7 को हम लोग 8 इंटू क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 8 इंटू क्यू की फॉर्म में? क्योंकि 7 पावर 2 के प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8 है, तो इट मीन्स के इस 7 पावर 2 के प्लस 7 का एक फैक्टर जो होगा वो 8 होगा अगर दो फैक्टर बनाए। अब हम स्टेप 3 लेते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो n की जगह हमने क्या लेना है? n की जगह लेना है 7 पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7। क्या ये जो है ये डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है? ये याद रखें कि स्टेप 3 को आपने स्टेप 2 की मदद से प्रूव करना है। तो हम जरा पहले स्टेप 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 7 पावर 2 के प्लस 2 होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7, तो इसको हम 7 पावर 2 के इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं। तो अब हम जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है यानी जो 7 पावर 2 के प्लस 7 पावर 2 एन प्लस 1 जो है वो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या है सही साबित होती है या नहीं होती है ये चेक करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आ गया है 7 पावर 2 के इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 ये वाली जो स्टेटमेंट आ गई है, इसमें अगर आप 7 क्यूब को 8 भी करें और माइनस भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 7 क्यूब को 8 करने और माइनस करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 7 पावर 2 के इंटू 7 स्क्वायर और ये जो प्लस 7 क्यूब है इसको एक साथ लिखते हैं और प्लस 7 माइनस 7 क्यूब को एक साथ लिखते हैं। इनको मैं ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ लिखा, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ लिखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्स्ट टू टर्म में यानी 7 पावर 2 के इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब में इनको चले मैं लिख लेता हूं दोबारा से, और जो लास्ट वाली जो टर्म है 7 माइनस 7 क्यूब को भी एज इट इज लिख लेता हूं। हमने यहां पे ये चेक करना है क्या ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अब इन दोनों टर्म्स में 7 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो इधर क्या रह जाएगा 7 पावर 2 के प्लस 7 क्यूब में से 7 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 7 रह जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर आएगा। इधर इन दोनों में अगर 7 कॉमन ले लें तो इधर 1 माइनस 7 स्क्वायर रह जाएगा। तो ये जो है आपके पास ये जो 7 पावर 2 के प्लस 7 जो है ये देखें स्टेप 2 के अंदर किसके इक्वल हमने रखा है 8 इंटू क्यू के इक्वल रखा है, तो इसकी जगह मैं 8 इंटू क्यू लिख देता हूं और प्लस 7 माइनस 1 माइनस 49 होगा। अब यहां पर ये 7 स्क्वायर इंटू 8 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 49 करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है
-48 के इक्वल आता है, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये 48 आएगा। अब हमने स्टूडेंट ये चेक करना है क्या इन दोनों टर्म्स में 8 कॉमन आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए देखिए, मैं अगर 8 कॉमन लेना चाहूं इन दोनों टर्म्स में, तो 8 कॉमन ले लूं तो इधर 7 स्क्वायर इंटू क्यू रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 7, और 48 जो है वो 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 8 7 जर क्या होता है 8 6 जर 48 होता है। तो इसका मतलब है 8 कॉमन ले लें तो ये 6 रह जाएगा 48 में से। अब इसका मतलब ये है कि 7 पावर यानी n इज इक्वल टू, जब हमने क्या रखा k प्लस 1 रखा इससे n की जगह, तो हमारे पास ये जो सिंप्लीफाई हो कि जो भी आपके पास फैक्टर्स आ गए उसमें एक फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, एक फैक्टर इक्वल आ रहा है 8 के। यानी जब n की जगह हमने k प्लस 1 रखा तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें एक फैक्टर क्या आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है 8 और सेकंड फैक्टर क्या आ रहा है 7 स्क्वायर क्यू माइनस 642, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसका एक फैक्टर 8 आ रहा है, तो इट मींस के फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो गिवन स्टेटमेंट है वो डिविजिबल बाय 8 है। तो इट मींस के which for n is equal to k plus 1 the given statement is true, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, the given statement is a true, तो hence it is true for all n, hence it is true for all n। क्यों? क्योंकि अगर n की जगह आप कोई सा भी नंबर पुट करें तो वो डिविजिबल बाय 8 होता है, क्योंकि for n is equal to k plus 1 जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया 8 आ गया। तो इट मींस के इसके लिए 8 भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इस तरीके से अगर हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू साबित करें तो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी मैथमेटिकल इंडक्शंस के ज़रिए से आपने ये जो स्टेटमेंट थी 7 पावर 2n प्लस 7 इज़ डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आपने इसका प्रूव किया। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है वो सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।